Okay, in this module, we are going to discuss three questions. We are going to address three questions. Why is alternative medicines alternative? And why is it is increasingly popular? And does it works? Does alternative medicine really works? जैसे हम रेमेडी की बात करते हैं, हम होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, हम चाइनीज वे की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे या हेल्थ पे? So these three questions in this module we will discuss. So starting from introduction, what is alternative medicines? आप इसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं. ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन में देखें तो ऑर्थोडॉक्स जो मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन या कंटेम्प्रेरी मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल में तो हर्बल आ जाती हैं. कंटेम्प्रेरी की बात करें तो कंटेम्प्रेरी के अंदर के जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो आपकी अगेन एलोपैथिक ही हैं. जब से मेडिसिन का सिस्टम बना है तो हमने एलोपैथिक मेडिसिन से ही स्टार्ट किया था. So alternative medicines are the interventions that differ from the traditional or conventional biomedical treatment of disease. It is an intervention that is used instead of conventional medicines, and these are called alternative because they may not always be effective or not proved 100% successful. So if you are used to take any kind of medicines, लाइक ठीक है, जैसे आपने बात किया कि हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं, आप यूज टू थे हर्बल मेडिसिन लेने के, इमीडिएटली आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है एलोपैथिक सिस्टम की तरफ, या आप यूज टू थे एलोपैथिक सिस्टम की तरफ, इमीडिएटली आपको ट्रांसफर किया जाता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ कि आपने एलोपैथिक को छोड़ के होम्योपैथिक को यूज करना है या यू हैव टू यूज द हर्बल मेडिकेशन. तो मे बी इसका जो इफेक्ट होगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा. एक तो इमीडिएटली, और फिर सेकेंडली जो आपकी जो साइको सोशल अपब्रिंगिंग हो चुकी होगी विद दी, या आपका इम्यून सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन इम्यून हो चुका होगा, उसको आपने दोबारा से रिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरी चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. So that is why the alternative medicines are considered as supplementary भी कह सकते हो, उसको complementary भी कह सकते हो, कि हो सकता है कि आप साथ साथ दोनों चीजें ले रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक को प्रॉपरली छोड़ दो. जिस तरह से आप मेडिकेशन लेते हो भी साथ साथ हर्बल मेडिसिन जारी रखते हो, घर के टोटके, घर में कोई और चीज साथ साथ ले रहे होते हैं. तो ऑल्टरनेटिव ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, which is complement, other type of medicine is complementing you for the process of getting your health back. So why alternative medicines are alternative, जिसमें आप रीडर पे आ जाइए तो आपके पास जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया. देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को ऑल्टरनेटिव हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि जब से मेडिकल साइंस बनी है तो आपकी एलोपैथी विच इज कॉल्ड द ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन उसकी डोमिनेशन है. whenever you get any symptoms, हम डॉक्टर्स या एमबीबीएस डॉक्टर्स सब बनना स्टार्ट हुए तो दे जस्ट फोकस्ड ऑन द सिम्टम्स. अगर सिम्टम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास आपका जस्ट गिव मी अ मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है.
Sorry for the interruption. So the first important reason is that कि एलोपैथी की जो डोमिनेंस थी इनिशियल स्टार्ट से ही, जब सोसाइटी बनी थी तब से ही एलोपैथिक सिस्टम में डोमिनेंस हासिल की हुई थी, और डॉक्टर्स भी क्योंकि इस तरह से ट्रेंड हुए हुए थे कि वो सिर्फ सिम्टम्स को देख के ही अंदाज़ा लगाते थे कि कौन सा प्रॉब्लम है, क्या क्या मेडिसिन देनी है, और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने मेडिसिन को रटा लगाया होता है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो अगेन इरिस्पेक्ट ऑफ एज, जेंडर, क्लास डिफरेंसेस, they will give you the same kind of medicines. So allopathic is a descriptive name often given to orthodox medicines. It is a treatment of symptoms by the opposites. अब एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको जो रेमेडीज देते हैं, एक चीज आपको बीमार कर रही है उसका एंटीडोट बना के वो उसके केमिकल्स यूज करके आपके सिम्टम्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जो भी आप मेडिसिन ले रहे होते हो इनिशियली वो आपको फ़ौरन से आराम क्यों देता है, बिकॉज वो आपके सिम्टम्स को फ़ौरन से केमिकल यूज़ करके दबा दिया जाता है। जब तक वो केमिकल का असर रहता है तब तक आप ठीक रहते हैं। जो ही उनके असर ख़त्म होना शुरू होते हैं, अगर आप नॉर्मल तौर पे वापस नहीं आ गए हैं तो वो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम और द सेकेंड रीज़न वाज द स्टेट कंट्रोल। अब स्टेट का भी चूंकि कंट्रोल यही था कि आपके पास इंस्टीट्यूशंस थे वो सिर्फ मेडिकल साइंसेज के थे और एलोपैथिक साइंसेज के थे। सो ईच काइंड ऑफ द फिजिशियन, द सोसाइटी इज प्रोड्यूसिंग, और द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसीज ली जा रही थी पब्लिक सेक्टर की ब्यूरोक्रेसी के अंडर, दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट एलोपैथिक सिस्टम। वो इसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट कि उनको जो फिजिशियन थे, मेडिकल साइंस थी, मेडिकल डॉक्टर्स थे, वो सारे के सारे एलोपैथिक में प्रोड्यूस हो रहे थे। एनी काइंड ऑफ पॉलिसी, अब स्टेट का कंट्रोल भी ये आता है कि दिस इज डिपेंड ऑन द स्टेट। अब चाइना में स्टेट का कंट्रोल डिफरेंट तरीके से है। वहाँ पे आपके पास सारी की सारी हर्बल मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट, दे आर प्रेफरिंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। बट अदर देन द चाइना, अगर आप मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड दे आर फोकसिंग ऑन द स्टेट, एंड द स्टेट कंट्रोल इज एक्चुअली फेवरिंग एलोपैथिक सिस्टम। थर्ड इज बायोमेडिकल मॉडल। हमने बायोमेडिकल मॉडल पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि बायोमेडिकल मॉडल ने इटसेल्फ, लुइस पॉस्टर की जो थ्योरी थी उसने जर्म थ्योरी दी थी, और जर्म थ्योरी को खत्म, जर्म्स को किल करने के लिए यू नीड कि उससे स्ट्रॉन्ग आपके पास कोई केमिकल्स होने चाहिए हैं। देयरफॉर अगर बायो मेडिसिन का भी लुइस पॉस्टर की एग्जांपल ली जाए तो उसको लिंक करें तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर वायरसेस को देखा गया, वायरसेस की प्रेजेंस को देखा गया, और उस प्रेजेंस के बाद उसको किल करने का तरीका ये निकाला गया कि इसके बरअक्स कोई स्ट्रॉन्ग आप चीज लेके आएंगे तभी खत्म होगा। जैसा लुइस पॉस्टर ने मिल्क बॉइलिंग की बात की थी, जब आप चीज को बॉईल करते हो तो इटसेल्फ उसके जर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट फिर मेडिकेशन ऐसी बनाई कि वो फिर इंसानी जिस्म के अंदर यूज की जाती थी। देन डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं जो कि उन जर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं, उन जर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जब वो एंटीबॉडीज जो कि मेडिसिन या इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती हैं वो वायरस के साथ रिएक्ट करती हैं, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो जीत जाता है। अगर वायरसेस स्ट्रॉन्ग हैं तो डिस्पाइट गिविंग यू मेडिसिन और इंजेक्शन वो फिर भी एक टाइम लेके खत्म होता है, ये खत्म नहीं होता, और फिर आपको मजीद मजीद मेडिकेशन पे आपको चलना पड़ता है। सो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से जो अदर देन एलोपैथिक थी वो सारी की सारी आपकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे आ जाती थी। The last point or the fourth reason was the social disclosure. What do we mean by social disclosure? डिस्क्लोजर मतलब एक्सपोजर बोल सकते हैं मैम? क्या एक्सपोजर बोल सकते हैं, बिल्कुल। मतलब जो सोसाइटी सोशल हमें एक्सपोजर मिल रहा है एनवायरनमेंट वाइज या फिर जो कल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी एक बीमारी को किस तरह एक्सप्लेन कर रही है मैम? Yes, exactly. Social disclosure means कि how society is actually interacting with you. वो आपके लिए किस तरह के rules regulations बना रही है। तो society itself ने आपके लिए सिस्टम बनाया है। पैदा भी होते हो itself, तो वो चाइल्ड बर्थ का जो सारा प्रोसेस है वो मेडिकलाइज्ड हो चुका है ना। तो आप पैदा होते साथ ही आपको कोई ना कोई ऐसी चीजें दी जाती हैं कि ताकि आपकी जो लाइफ है या आपके जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेसेस हैं उसको ईज दिया जा सके। तो वहाँ पे इंजेक्शन का यूज हो रहा होता है, मेडिसिन का यूज हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा होता है।
सोशल डिस्क्लोजर ये है कि फिर ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर, आपकी जो पावर इन्फ्लुएंस है, आपने सोसाइटी के अंदर चीजें देखी ही ऐसे हैं, सोसाइटी ने वो चीजें आपके लिए बनाई ही ऐसी हैं जो आप पैदा होते साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो देन यू आर यूज्ड टू विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम। लाइक कुछ सोसाइटीज में हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं, कुछ सोसाइटीज में नहीं है। तो दो सोसाइटीज हु हैव हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, उनको इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती, बिकॉज दे नो कि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, या स्टेट पे करेगा या कंपनीज पे करेंगी, या कंपनी की तरफ से इंश्योर्ड होते हैं। तो those who have the responsibility of the on the citizen or the government, so they are also relaxed कि yes, हमें पता है कि जब बीमार होंगे तो हमारे पास पब्लिक हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, like in Pakistan और other developing countries। तो वी नो कि एक गरीब आदमी भी बीमार होगा तो वो ही और शी कैन इजीली एक्सेस टू एनी पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स में मिलता है, और हॉस्पिटल सारे के सारे आपके एलोपैथिक या ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन को फॉलो करते हैं। तो इन चारों चीजों का आपस में भी कनेक्शन है। एलोपैथिक को सपोर्ट करने के लिए हमने स्टेट कंट्रोल में फिजिशियंस प्रोड्यूस किए, डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, नर्सेज प्रोड्यूस किए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हमने ग्रोथ की, एंड ऑल थिंग्स आर वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एलोपैथिक सिस्टम। ठीक है, फिर स्टेट के बाद उसके बाद आपके पास स्टेट ने भी इसलिए माना बिकॉज ऑफ दैट कि बायोमेडिकल की थ्योरी के अलावा उस वक्त कोई और थ्योरी अवेलेबल नहीं थी, and all the physicians, all the medical system was actually talking about that biomedical system. Therefore, the state had to design such kind of policies जो कि आपके बायोमेडिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रही थी। फिर उसके बाद सोसाइटी के अंदर भी चीज़ें इस तरह से प्रैक्टिस की गई डॉक्टर्स की तरफ से, मेडिकल केयर की तरफ से, कि वो चीज़ें आपकी डोमिनेंस क्रिएट कर गई, और आपका जो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन है, जिसको आप अभी करंट कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम भी कहते हैं, वो फर्स्ट हैंड पे स्टेब्लिश हो गया, और बाकी सारे सिस्टम, बाकी सारी मेडिकेशन के टाइप्स उसके ऑल्टरनेट हो गए। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ आ गया ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है? ओके, द सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज करने का रीजन भी बहुत सारे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, चूंकि आप देखें तो आपके मेडिकल सिस्टम के अंदर डॉक्टर्स की अलग से पेमेंट है, उनकी इनकम, उनकी सैलरीज, उनके इंसेंटिव्स जो फार्मेसीज दे रही हैं उनको, तो वो उनके पास होम्योपैथिक में होते हैं, इवन एलोपैथिक में भी होते हैं। एलोपैथिक हर सिस्टम में होते हैं। हर्बल को देख लें तो हर्बल मेडिसिन के अंदर भी अब आपके पास चूंकि हमदर्द दवाखाना के नाम से पूरा का पूरा इदारा है, तो वहाँ पे भी आपके पास जो हमदर्द दवाखाना के एम्प्लॉयज होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस बेस के ऊपर उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री होती हैं। अब हम अगली बात ये कर रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आर एग्जिस्टिंग, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं कौन सी, जो कि एलोपैथिक के बाद कोई भी हो सकती है। होम्योपैथिक हो सकती है, हर्बल हो सकती है, आपके चाइनीज तरीकाकार हो सकते हैं, आपका मसाज हो सकता है, आपका ऑक्यूपेंचर हो सकता है। अब जो हम डिबेट कर रहे हैं वो ये है कि क्यों अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों बढ़ रही हैं, और हम ऑर्थोडॉक्स जो कंटेम्प्रेरी या एलोपैथिक है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों कम होती जा रही है। तो द फर्स्ट रीजन इज दैट हेल्थ इंश्योरेंस, अब आपके पास एलोपैथिक के अलावा बाकी सिस्टम के अंदर भी इंश्योरेंस आना स्टार्ट हो गई है। फॉर इंस्टेंस, यू आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी एंड कंपनी इज पेइंग फॉर योर हेल्थ, तो कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में से सिर्फ इनको अप्रोच करना है। इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन फ्रॉम दी होम्योपैथिक और दी हर्बल मेडिकेशन जहाँ पे प्रॉपर आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो, तो आपका इदारा उसको भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर पे करेगा, रीइंबर्स करेगा। इन सम कंपनीज करती हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं किया। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपके इंश्योरेंस में नहीं आती, सिर्फ एलोपैथिक आती है। बट इन अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन चाइना एंड अदर प्लेसेस, दे आर डूइंग एंड दे आर प्रैक्टिसिंग। द सेकंड इम्पोर्टेंट रीजन इज एजुकेशन। जिस तरह अभी आपको एजुकेशन मिलती है, या आप अपने जनरेशन से, ओल्ड जनरेशन से सीखते हैं कि हर्बल मेडिसिन से कितने फ़वाइद हैं या अदर मेडिसिन से कितने फ़वाइद हैं, आप पढ़ते हैं, इस कोर्स के बाद भी शायद आपके अंदर कोई चीज़ चेंज होगी, इट विल बी द एजुकेशन। पीपल आर नाउ गेटिंग एजुकेशन
ड्यूरिंग, अगर हम पहले की बात करें 1980s और बिफोर दैट, तो वहाँ पे आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी। उसके बाद जो ही आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आना स्टार्ट हो गई थी, तब आपके पास एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली, वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे भी इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। तो पहला इदारा आपके पास हर्बल मेडिसिन में बना, हमदर्द दवाखाना के नाम से, अभी भी एग्जिस्ट करता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी बन चुकी है पूरी की पूरी, और वहाँ पे बाकायदा आपके इन्हीं मेडिकेशन पे कोर्सेज कराए जाते हैं, हर्बल मेडिकेशन कैसे बनानी है, फार्मेसीज कैसे बनानी है, और बाकायदा आपके जो आप जिसे कहते हो ना तबीब होते हैं जो कि हर्बल मेडिकेशन कर रहे होते हैं, इनका भी 4 साल का डिप्लोमा होता है हर्बल वालों का भी। वो डिप्लोमा लेते हैं, देन दे आर अलाउड टू गेट प्रैक्टिसेस। तो वो फिर एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ सिर्फ पब्लिक की एजुकेशन नहीं बढ़ी, बट इंस्टीट्यूशन वाइज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड हुए, जहाँ पे बाकायदा आपको ये एजुकेशन दी जाती है। So that was in late 1980s and late in 1990s. Again started from the west. इसमें different examples आपको दिए होंगी, चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया is famous for the allopathic side, और the alternative medicine के लिए चाइना is famous because चाइना ने पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे टर्शरी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे in order to enhance the complementary medicines, and then it transferred to the different other south universities, and then the institution of public health actually। इस सारी डिबेट के बाद जब लोगों में अवेयरनेस हुई, इदारों में अवेयरनेस हुई, इंटेलेक्चुअल लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो कि हेल्थ को ठीक भी करती हैं और इलनेसेस को ठीक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो फिर आपका पब्लिक हेल्थ का इंस्टीट्यूशन भी डेवलप हुआ, एंड नाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर doing the PhD or MPhil or offering PhD MPhil in the public health. So that was a second major reason due to which हमारे पास alternative medicines की अहमियत बढ़ी, practices बढ़ी। Third, research and publication. प्लांट हर्बल मेडिसिन पे इससे पहले रिसर्चेस बहुत कम होते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि मेरे घर में जो पौधा उगा हुआ है इसकी कोई मेडिसिनल खसूसियत भी होगी। एक्सीडेंटल किसी ने एक्सपेरिमेंट किया या बाकायदा इंटेंशनल तौर पे लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट की कि लेट्स फिगर आउट कि जो नेचुरल हर्ब्स हर जगह पे उगी होती हैं, नेचुरल प्लांट्स बहुत सारी जगहों पे उगाते हैं, उनको टेस्ट तो किया जाए। एंड व्हेन दे स्टार्ट टेस्टिंग इन द लेबोरेटरीज और स्टार्ट टेस्टिंग ऑन देयर ओन पर्सनल लाइफ, तो तब उनको पता चला कि हर मेडिसिन के अंदर कोई ना कोई हर्बल खसूसियत, कोई ना कोई मेडिकेटेड क्वालिटीज होती हैं किसी भी हर्ब के अंदर। तो अभी फोक मेडिसिन पे आपका एक बल्कि आर्टिकल शेयर करूंगी, फोक मेडिसिन की प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस एंड प्रैक्टिसेस पे मेरी स्टूडेंट का एक थीसिस था, एंड दैट वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, 1 year बैक। वो भी इसी पे था कि फोक मेडिसिन के बारे में अवेयर तो शायद होते हैं लोग, के पता होगा कि हर्बल मेडिसिन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बट उनके प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे होते। प्रैक्टिसेस क्यों नहीं कर रहे होते? अगेन मैनी काइंड ऑफ इश्यूज के, आपको अच्छी नहीं लगती, आपको स्मेल नहीं पसंद, व्हाटसोएवर। तो उसने यूथ पे स्टडी की थी, और यूथ पे some youth were aware about those herbal medication or the folk medicine। हम उसको folk medicine भी कहते हैं because it link with the your folk wisdom, कि आपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि डिफरेंट जो आपके घरों में हर्बल प्लांट्स होते हैं उसकी क्या मेडिसिनल खसूसियात होती हैं। तो अवेयर तो थे बट प्रैक्टिसेस नहीं थी। प्रैक्टिसेस में बिकॉज ऑफ दैट कि आराम देर से आता है, हमारा इंटरेस्ट डिफरेंट है, बनाए कौन, उसको बनाना पड़ता है बाकायदा। तो थर्ड कंपोनेंट आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन का कंपोनेंट ऐड हुआ, जिसकी वजह से आपके कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन्हांस हुई। और अगेन उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास चाइना और ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा हर्बल मेडिकेशन के सेंटर्स बनाए गए, और उसी का एक जो आपके ये कह लें प्रोग्रेसिव फॉर्म पाकिस्तान में हमदर्द यूनिवर्सिटी के नाम से है। पहले हमदर्द आई, फिर कृषि भी आ गई, फिर अगेन वो चूँकि वो भी फार्मेसीज बन गई हैं अब, तो फिर आपके पास कृषि के बाद मरहबा भी आ गई, और मरहबा के बाद भी अब छोटी मोटी बहुत सारी आपके पास ऐसी हर्बल मेडिकेटेड फार्मेसी स्टार्ट हो गई हैं जो कि शहद बना रही हैं, निशानदा बना रही हैं, बहुत सारी हर्बल मेडिसिन बना रही हैं। थर्ड कंपोनेंट अगेन रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप पहले वाले तीनों कंपोनेंट पूरे भी कर लेते हैं तो बीइंग सोशल इंस्टीट्यूशन, अगर आप
ये अंडरस्टैंड करें कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चाइना में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज ऑफ दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर स्ट्रेंथनिंग दैट सिस्टम। उनकी हमारी पब्लिक या हेल्थ पॉलिसी में हम सारी बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, हमने कहीं पे भी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को ऐड भी नहीं किया है। So that was actually the suggestion of my student thesis as well कि हमने गवर्नमेंट लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को इन्हेंस कराने के लिए कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। मेरी पीएचडी की रिसर्च का इंटेंशन यही थी कि मैं इस पे रिसर्च करूंगी, बट अगेन फिर मैं वो डाइवर्ट हो गई थी, मेरी जो एरिया था वो डाइवर्ट हो गया था। अदरवाइज मैं इसी पे रिसर्च करती और मैं गवर्नमेंट को ये इम्प्लीकेशंस देती कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को गवर्नमेंट के लेवल पे ओन करना चाहिए। होम्योपैथिक को ओन किया जाता है, अब हर्बल भी किया जाता है। होम्योपैथिक अगर आप देखें तो होम्योपैथिक में गवर्नमेंट का तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको कोर्स कराते हैं, 4 साल का डिप्लोमा कराते हैं। बट इन पब्लिक हॉस्पिटल्स जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एक पोस्ट होती है होम्योपैथिक डॉक्टर की। अगर आपको एक्सपीरियंस हो कभी DHQ विजिट करने का, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल राजा बाजार में है, तो वहाँ पे आपने एक देखा होगा ऑफिस होम्योपैथिक डॉक्टर का है। सो गवर्नमेंट ने इतनी प्रिविलेज दी है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो साइमल्टेनियसली एलोपैथिक के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वो हर DHQ में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक डॉक्टर होता है होम्योपैथिक का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है। Is it clear, guys? Reasons of increasingly populating alternative medicine. Okay. बाकी इसकी डिटेल जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे आपके रीडर में डिटेल दी हुई है। जो ग्राफ्स फिगर्स आ रही हैं वो बेशक आप छोड़ दीजिएगा कि किस सन में कहाँ पे क्या हुआ था। यू जस्ट हैव टू समराइज दी 4 प्रॉब्लम्स जो मैंने 7 पेंसिल से भी लिखे हुए हैं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज